नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा खास शो जो हम आपके लेकर आते हैं ताकि आपकी हेल्प कर सके बेहतर फाइनेंशियल प्लानिंग करने में, आपके पोर्टफोलियो को सही डायरेक्शन देने में। हमारे एक्सपर्ट्स आपकी करते हैं मदद आपके पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने में। अगर आपके पास कोई भी सवाल है अपनी इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ, फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़ा हुआ, तो आप इस शो में हिस्सा ले सकते हैं। तरीका बेहद आसान है। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप अपने क्वेश्चन हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें ईमेल कीजिए yourmoney@nw18.com। साथ ही आप फेसबुक, ट्विटर पर जाकर अपना सवाल हमें लिखकर भेज सकते हैं, #AskAwaz योरमनी लिखकर। तो यह है तरीका इस शो में पार्टिसिपेट करने का। और आज के गेस्ट से भी इंट्रोड्यूस कराते हैं। हमारे साथ हैं आनंद राठी वेल्थ के डेप्यूटी सीईओ फिरोज अजीज, जो आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करेंगे। फिरोज जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और क्वेरीज को तो शामिल करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं एनएफओस के बारे में। इनफैक्ट फिरोज जी, अगर पिछले 10 सालों के ट्रेंड देखें तो एनएफओस की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। यानी हर साल जो एनएफओस आते हैं उसमें उस नंबर में काफ़ी तेजी से ग्रोथ देखने को मिली है। और इस साल FY25 में तो 143 एनएफओस हैं जो आए हैं। तो आपसे समझना चाहेंगे एनएफओ की मैथमेटिक्स और कौन सी वो एएमसीज है जिनकी तरफ सबसे ज्यादा एनएफओस इस बार आते हुए दिखाई दिए हैं। हाँ दीपाली जी नमस्कार। जैसे आपने कहा कि हम क्वेरीज को भी शामिल करेंगे, बट आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लाया हूँ वो इतनी डिटेल्ड की एनएफओ एनालिसिस जो है वो शायद ही कभी मीडिया चैनलों पे दिखाई गई होगी। तो मेरी टीम ने थोड़ी मेहनत की है। तो इसको आपने जैसे सही फरमाया कि काफी सारी एनएफओज आई हैं। तो अगर आप एनएफओज को देखें तो 2017 से अगर आप देखें तो 2017 के फाइनेंशियल ईयर में 7 हुई थी एनएफओ, और लास्ट में 143 हुई हैं एनएफओ में, वो भी इस फाइनेंशियल ईयर में 9 महीने में। लास्ट ईयर आई थी 107। तो आप अगर देख रहे हैं कि टोटल जो एनएफओज आई हैं वो उसकी मात्रा इतनी बड़ी है। स्पेशली कोविड तक आप देखें आंकड़े इतने बढ़ते हुए नहीं दिख रहे। 7, 15, 38, उसके बाद 38, फिर 42। ये देखो, ये कोविड का साल था FY21 जहां हम लॉकडाउनों में बैठते थे। अब उसके बाद अगर जो व्यूअर स्क्रीन पे देख रहे हैं 84, 80, 107 और 143। तो ये जो टॉपिक है इस पे बहुत डिटेल मंथन और एनालिसिस करने के लिए मेरे हिसाब से बड़ा हमारा मन किया। तो अब आप देखेंगे इसमें कैसी कैसी कैटेगरी के एनएफओ आए हैं। तो एक तो आए हैं जो एनएफओ हैं फैक्टर इन्वेस्टिंग के, जो इस आधार पे होते हैं कि भाई इंसान ना हो और कोई मॉडल बनाया जाए, उस मॉडल के आधार पे खरीदा बेचा जाए। वो फैक्टर इन्वेस्टिंग के काफी सारे एनएफओज आए। सेक्टर क्या है, और दूसरा इसके भी आए जिसमें इंडेक्स फंड्स हो। तो ये 3 लार्ज कैटेगरीज हैं जिसमें एनएफओज आए हैं। उसकी हम डिटेल में चर्चा कर सकते हैं अगर दीपाली जी आप सही समझें तो। जी बिल्कुल, बताइए डिटेल से फिरोज जी। अब रिसर्च की है तो वो इंटरेस्टिंग रिसर्च व्यूअर्स के साथ शेयर करना बहुत जरूरी है, जो आपकी टीम ने मेहनत की है। बताइए दीपाली मैडम, देखिए 3 टॉप एएमसीज जो हैं उस पे हमने देखा कि जो एएमसीज ने एनएफओज लॉन्च किए हैं फैक्टर इन्वेस्टिंग की, एचडीएफसी ने 8 एनएफओ लॉन्च किए, 2 एसबीआई ने की और ऑलमोस्ट 8 आईसीआईसीआई ने की। ये फैक्टर इन्वेस्टिंग 3 एएमसीज ने लास्ट 5 सालों में 2019 के बाद कुल मिला के ऑलमोस्ट 20 एनएफओ लॉन्च किए फैक्टर इन्वेस्टिंग के। और इसमें ये जानकारी मिली कि एचडीएफसी के अगर कोई इंसान पूरे फैक्टर इन्वेस्टिंग के प्रोडक्ट खरीद लेता, समझो कि 100 रुपए डालने थे या 500 रुपए डालने थे, हर में डाल दिए, तो वो निफ्टी को 6% से बीट किया है। एसबीआई के दोनों स्कीम खरीद लेता इक्वल मात्रा में तो 3% निफ्टी को अंडर परफॉर्म किया है सरप्राइजिंगली, और एसबीआई सबसे लार्जेस्ट एएमसी है। और अगर हम आईसीआईसी के फंड्स को देखें तो उनमें भी परफॉर्मेंस 5.7% की निफ्टी से आउट परफॉर्मेंस मिली है। तो जब भी कोई इंसान एक म्यूचुअल फंड खरीदता है, भले एक्टिव मैनेज्ड हो, फैक्टर मैनेज्ड हो, वैल्यू हो, ये उम्मीद करता है यार निफ्टी को तो बीट करूंगा। तो आईसीआईसीआई और एचडीएफसी की पूरी एनएफओज में अगर कोई पैसा डालता तो निफ्टी को 6-7% से बीट किया है। बट एसबीआई के दोनों स्कीम के अगर पैसे डालते तो निफ्टी को अंडर परफॉर्म किया है लास्ट 5 सालों में। ऐसे ही अगर आप देखें तो इसको आउटपुट को मैंने डिटेल में समझाया, बट बाकी वाले जो है एसबीआई जो अब इंडेक्स फंड में अगर आप निफ्टी को बीट करने की बात करें तो 8.32% एचडीएफसी ने बीट किया है। एसबीआई के इंडेक्स फंड्स ने निफ्टी को बीट किया है 4.65 और आईसीआईसीआई के 5.81। इससे ये तात्पर्य निकलता है दीपाली जी कि एनएफओ में बहुत सारे नए निवेशक आते हैं, क्या उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा? तो एक सांत्वना मिली मुझे इस रिसर्च के बाद, जब अगर कोई इंसान पहली बार निवेश कर रहा है और एनएफओ में कर रहा है
तो पहले मुझे बड़ा भय लगता था, ये रिसर्च देखने के बाद उनकी जो परफॉर्मेंस है इतनी खराब नहीं रही है अगर वो एनएफओ से ही चालू किए हैं अपना इन्वेस्टमेंट निवेश। सो व्हाट आई कैन कंक्लूड इज टॉप एएमसीज के एनएफओस ने अच्छा प्रदर्शन दिया है। माना कि बहुत सारी एनएफओस की हैं बट दे हैव नॉट डिसअपॉइंटेड। वैसे फिरोज जी, आपकी पर्सनल चॉइस क्या है? एनएफओस का जिस तरीके का नंबर इस साल रहा है उसे देखते हुए भले ही पार्टिसिपेशन काफी अच्छा रहा हो, बट आपकी रिकमेंडेशन और सजेशन क्या है? एनएफओस में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर किसी फंड की परफॉर्मेंस को देखकर परख कर तब पैसा लगाना चाहिए? मेरे हिसाब से अगर आप नए निवेशक हैं, एनएफओ की वजह से आप अंदर आ रहे हैं तो आ जाए, क्योंकि म्यूचुअल फंड निवेश एक्चुअली सही है। तो अगर फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं, एनएफओ से शुरुआत करना चाहते हैं क्योंकि आपको 10 रुपए की एनएवी से बेशक प्यार हो तो कर सकते हैं। बट एक सुलझा हुआ इन्वेस्टर जो है, अगर उनके पास ऑलरेडी 15 स्कीम्स हैं, क्योंकि पोर्टफोलियो में ऑलरेडी इतनी भीड़ भड़का है, तो और एनएफओ खरीदने की मेरे हिसाब से गुंजाइश नहीं बचती। तो क्या मैंने आज तक एक भी एनएफओ खरीदा है? लास्ट 17 साल से मैंने एक भी एनएफओ नहीं किया खरीदा है। क्या मेरे म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो की आईआरआर जो मैं कैलकुलेट करता हूं, क्या वो हेल्दी रही है? निफ्टी को बीट मैंने 7% से किया है पर एनम। तो टू आंसर योर पॉइंट क्वेश्चन दीपाली जी, अगर आपको नए निवेशक हो तो एनएफओ बेशक खरीद लें क्योंकि पहली स्कीम है। बट अगर एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं, ऑलरेडी 7-8 स्कीमें हैं, तो ज्यादा एनएफओ बिल्कुल खरीदने की जरूरत नहीं है आपको। इस वुड ओके, बी माई पॉइंट एंड आंसर दीपाली जी। ओके, चलिए, तो ये थी काफ़ी इंटरेस्टिंग रिसर्च एनएफओ को लेकर, किस तरीके के नंबर्स रहे हैं एनएफओ के इस साल और कौन कौन सी टॉप एएमसीज रही हैं। लेकिन चलिए अब सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। पहले व्यूअर पुनीत हमारे साथ कनेक्टेड है नोएडा से अपना सवाल पूछने के लिए। पुनीत जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ, गुड इवनिंग मैम। मेरा क्वेश्चन है, मैं पिछले 4 साल से एसआईपी कर रहा हूँ और 40,000 जी। पर मंथ इन पराग पारिक 10K, निपॉन एंड क्वांट स्मॉल कैप 10K ईच एंड कोटक 10K। ओके, तो मेरा पोर्टफोलियो अराउंड 30 लाख पहुंच चुका है ओके। एंड मैं 20 लाख और इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो आई नीड टू नो कि ये पोर्टफोलियो करेक्ट है या नीड टू मेक सम चेंजेस फॉर फ्यूचर ग्रोथ। तो आप 20 लाख लमसम और डालना चाहते हैं और ऑलरेडी आपके 3 लाख की एसआईपी चल रही है, करेक्ट? यस यस। ओके, तो पूछ लेते हैं फिरोज जी, बड़ी रकम ये लगा रहे हैं म्यूचुअल फंड्स में। अच्छी बात ये है कि इन्होंने 3 लाख के बड़े अमाउंट के साथ भी बहुत ज़्यादा क्लटर नहीं किया है पोर्टफोलियो। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, क्वांट स्मॉल कैप, निपॉन स्मॉल कैप है। 1 लाख 2 फंड्स में है, 50-50 हज़ार 2 फंड्स में है। और जैसे इन्होंने मेंशन किया प्रिसाइसली 30 लाख का पोर्टफोलियो वैल्यू हो चुकी है और 20 लाख और इन्वेस्ट करना चाहते हैं। क्या सजेशन इनकी इन्वेस्टमेंट्स पर और इनके आगे के पोर्टफोलियो पर? हमने ये स्टडी की थी पुनीत साहब कि बहुत कम भी स्कीम्स नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए। ऑप्टिमल नंबर ऑफ स्कीम्स आपके पोर्टफोलियो के, मेरे हिसाब से आपकी करंट साइज को देखते हुए, पोर्टफोलियो की साइज, और आपकी तो 3 लाख की एसआईपी है, तो अगर मैं फ्यूचर प्रोजेक्ट करूं तो आपकी पोर्टफोलियो साइज काफी रीजनेबल होने वाली है। तो यू कैन डेफिनेटली ऐड सम मोर स्कीम्स पुनीत जी। तो मैं आपको वो स्कीम्स बता देता हूं जिसको आप ऐड कर सकते हैं। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, डीएसपी इक्विटी अपॉर्चुनिटीज, कैनरा रोबेको मल्टी कैप, एसबीआई कॉन्ट्रा एंड एचडीएफसी डिविडेंड यील्ड फंड। ये पांचों जो फंड्स मैंने जो आपके लिए रीड आउट किए हैं, ये पूरे 5 अलग कैटेगरीज के हैं। तो आपकी जो करंट कैटेगरीज हैं, आपके पास सिर्फ फ्लेक्सी कैप है, मिड कैप है और 2 स्मॉल कैप है। आपने बहुत सारे कैटेगरीज से अपने पोर्टफोलियो को महरूम रखा है। उस ये करने से आपके पोर्टफोलियो में दूसरी कैटेगरीज आएंगी। तो वो कैटेगरीज की सबकी एक खूबी होती है, जैसे स्पेशली मल्टी कैप ना होना मेरे हिसाब से अच्छी रणनीति नहीं है। सो दैट्स वन सजेशन। सेकंड, अगर जो स्कीम्स अगर आपको एग्जिट करनी है तो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप आप एग्जिट कर सकते हैं। उसका पास्ट परफॉर्मेंस अच्छा है, बट मेरे हिसाब से फ्रॉम अ फ्यूचर स्टैंड पॉइंट उसकी परफॉर्मेंस इतनी ब्राइट नहीं रहेगी विज़ावी अनदर स्मॉल कैप लाइक क्वांट स्मॉल कैप। ओके, चलिए, तो ये रहा सजेशन आपके पोर्टफोलियो को लेकर। अब बात करते हैं अगले व्यूअर से। विकास हमारे साथ कनेक्टेड हैं गुजरात से। विकास जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ नमस्कार मैडम। नमस्ते, पूछिए सवाल। हाँ मैडम, मेरा क्वेश्चन ये है, मेरा इन्वेस्टमेंट होराइजन 10 इयर्स का है और मैं ओके। एक हाई रिस्की इन्वेस्टर हूँ और इसी हिसाब से मेरा पोर्टफोलियो मैंने बनाया है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरी जो स्कीम का सिलेक्शन है वो क्या सही है और मेरा वेल्थ क्रिएशन का जो मेरा गोल है वो क्या पूरा हो पाएगा इससे, वो जरा बताइए। या कोई दूसरी स्कीम
जो ओवर डाइवर्सिफिकेशन ना हो, ओवरलैपिंग ना हो, इस तरह, और हो कि नहीं, होता है कि नहीं, वो भी मेरे को बताइए आप प्लीज। ठीक है, पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा आपके लिए। तो 20,000 की इनकी मंथली एसआईपी है, लमसम इन्वेस्टमेंट 11 लाख का है, 10 इयर्स का होराइजन है। फंड्स में क्विकली इनके मेंशन कर देती हूँ जो इन्होंने बताए। इनके पास एचडीएफसी मल्टी कैप 6,000 पर मंथ, 6,000 पर मंथ एसबीआई लार्ज मिड कैप, बंधन स्मॉल कैप में भी ये पैसे डाल रहे हैं, यहाँ 5,000 पर मंथ, एचडीएफसी डिफेंस में 3,000 पर मंथ। लमसम कहाँ है? 3 लाख एसबीआई लार्ज मिड कैप, बंधन स्मॉल कैप में 3 लाख और 5 लाख है, माफ कीजिए, एचडीएफसी मल्टी कैप में। क्या सजेशन फिरोज जी इनके पोर्टफोलियो को लेकर? दीपाली मैडम, विकास जी का जो मेरे हिसाब से रिकमेंडेशन रहेगी कि आपकी जो अमाउंट्स हैं, अगर आप एसआईपी कर रहे हैं 11 लाख प्लस 20,000, इसको स्टेप अप जरूर करें। तब जाके आप 1.25 करोड़ पे पहुंच पाएंगे 10 सालों में, 13% की रिटर्न की उम्मीद पे। जाहिर सी बात है, इंडिया ग्रो कर रहा है तो 13 से ज्यादा होने की उम्मीद ज्यादा होती है, बट आई थिंक जब भी आप कुछ आंकड़े देखते हैं तो थोड़ी कॉन्जर्वेटिविज्म होनी चाहिए। तो उस आधार पे 1.25 करोड़ पे पहुंचने के लिए आपको 15% अपने एसआईपी को हर साल जैसे आपकी आय बढ़े वो बढ़ाना होगा। दैट्स पॉइंट 1। पॉइंट 2, आपकी जो स्कीम्स हैं उसमें एचडीएफसी डिफेंस फंड आई थिंक एक सेक्टर फंड है, और सेक्टर फंड में एसआईपी करना मेरे हिसाब से इतना लॉजिकल नहीं है, क्योंकि एक एसआईपी जो है वो स्टैगर होके इन्वेस्ट होती रहे। सेक्टर फंड्स काफी वोलेटाइल रहते हैं। अगर आप एचडीएफसी के डिफेंस फंड ही देखें, उसका पीक और ट्रफ देखेंगे, सबसे ज्यादा कहां गया था, सबसे कम कहां गया था, उसमें जो आप आंकड़ों में अंतर देखेंगे कि मार्केट जब ये फंड गिरा डिफेंस सेक्टर की वजह से, गिरने की वजह से, तो बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी हुई। तो 10-15 साल के लिए सेक्टर फंड एसआईपी के माध्यम से मेरे हिसाब से अच्छी रणनीति नहीं है। सो दैट्स वन स्कीम आपको हटाना है। बंधन का स्मॉल कैप फंड, जो मनीष गुनवानी जी निपॉन में थे, जो सीआईओ बन के बंधन में गए हैं, उसके बाद काफी चीजें बदली हैं, तो उसको आप होल्ड कर सकते हैं, थोड़ा ज्यादा वॉच करें। मनीष गुनवानी बहुत अच्छे फंड मैनेजर हैं, वो सीआईओ बन गए हैं। और एचडीएफसी लार्ज कैप और एचडीएफसी मल्टी कैप और एसबीआई लार्ज कैप में कंटिन्यू करें। और आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको और थोड़े स्कीम्स का ऑल्टरनेटिव देता हूं। आईसीआईसीआई डिविडेंड यील्ड, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप एंड कैनरा रोबेको मल्टी कैप। 20,000 रुपए के एसआईपी में ओवर डिवर्सिफिकेशन की चिंता ना करें। हमने बहुत स्टेटिस्टिक्स की, तो मेरे हिसाब से जब तक कि आपके पास 10-12 स्कीम्स नहीं हो जाती, ओवरलैप की चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है स्टेटिस्टिकली। बट मैं आपको अभी बोर नहीं करूंगा वो स्टेटिस्टिक देके, बट डोंट बी टू वरीड अबाउट ओवर डिवर्सिफिकेशन एट दिस स्टेज। ओके, चलिए, तो ये रही स्ट्रैटेजी आपके लिए। अब बात करते हैं कुछ और क्वेरीज की, और सवाल पूछने के लिए अब अगले व्यूअर शमशेर जम्मू से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। शमशेर जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार मैडम जी। मैडम जी, हम जम्मू कश्मीर से सर, क्या बोल सवाल रहे है हैं। आपका? मैडम, हम जी 4500 की एसआईपी करते हैं। एसबीआई स्मॉल कैप फंड में 2,000 सॉरी, और एचडीएफसी रिटायरमेंट में है 1,000, मोतीलाल Okay. ओसवाल मिड कैप में है 1,200, और कोटक मल्टी कैप में है मैडम 600। नहीं, तो आपके पास कितने फंड्स हैं टोटल? आपके पास कोटक का मल्टी कैप है या मोतीलाल का मिड कैप फंड है? मैडम, एक मोतीलाल का मिड कैप फंड भी है, उसमें 1,200 लगाते हैं मैडम, और कोटक का है मल्टी कैप फंड, उसमें मैडम 600 लगाते हैं। ओके, तो आपके पास इन टोटल कितने फंड्स हैं? 4? जी जी जी। ओके, तो आपने बताया मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड भी है आपके पास, और आपके पास कोटक का मल्टी कैप फंड भी है। इसके अलावा बाकी 2 फंड्स कौन से हैं फिर? एसबीआई स्मॉल कैप फंड मैडम, और चौथा फंड आपका? एचडीएफसी रिटायरमेंट से भी इक्विटी फंड है। ओके, ठीक है। तो पूछ लेते हैं फिरोज जी से। फिरोज जी, यानी मोतीलाल ओसवाल का एक ही फंड है इनके पास, या तो लार्ज मिड कैप है या फिर मिड कैप है, बाकी दूसरा इनके पास कोटक का मल्टी कैप है, एसबीआई स्मॉल कैप और एचडीएफसी रिटायरमेंट सेविंग्स है। बताइए क्या सजेशन है इनके लिए? दीपाली जी, इनके लिए सजेशन ये रहेगा कि आपको मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप स्कीम आप एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है। बट आई थिंक यू शुड ऑलवेज सेल एट पीक्स एंड बाय एट ट्रफ्स। क्वांट लार्ज कैप मैं आपको रेकमेंड करूंगा, क्योंकि आपके पास लार्ज कैप स्कीम नहीं है। लार्ज कैप स्कीम एक शमशेर साहब, एक फाउंडेशन होती है, इमारत की एक जो बुनियाद होती है ना, वो एक लार्ज कैप स्कीम या लार्ज एंड मिड कैप स्कीम होनी चाहिए। जो आपके पास लार्ज एंड मिड कैप है, बट आप अगर उसको प्योर लार्ज कैप करेंगे तो क्वांट लार्ज कैप करें। ये जो संदीप टंडन जी हैं, लार्ज कैप में अगर आप निफ्टी को बीट करना है तो कम से कम स्टॉक रखने पड़ते हैं। ये एक हिम्मत वाले फंड मैनेजर हैं जो
50 स्टॉक लेते नहीं है, लार्ज कैप में 13, 15, 17 स्टॉक लेके अल्फा जनरेट करने की कोशिश करते हैं, एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट की कोशिश करते हैं। कोटक मल्टी कैप मेरी रिकमेंडेशन में होगा और आपके पास ऑलरेडी है तो उसमें आप टॉप अप कर सकते हैं। ये रहा सवाल, ये रहा आंसर फ्रॉम अ स्कीम स्टैंड पॉइंट। एचडीएफसी रिटायरमेंट सेविंग्स फंड में, सॉरी एचडीएफसी रिटायरमेंट फंड में अगर आप एसआईपी कर रहे हैं तो उसको आप स्टॉप कर सकते हैं। जो एक्यूमुलेटेड यूनिट्स हैं वो आप रिडीम नहीं कर पाएंगे, उसको रहने दीजिए। अब रहा सवाल, आप कितने पैसे इकट्ठा कर पाएंगे। अगर आप 13% की रिटर्न की उम्मीद करें तो आप इकट्ठा कर पाएंगे 15% की स्टेप अप के साथ 1.5 करोड़ रुपया 20 सालों में। और आपको हर साल 15% एटलीस्ट अपनी आय जैसे बड़े एसआईपी की अमाउंट बढ़ानी चाहिए, जो हम काफी सारे इन्वेस्टर्स चूक जाते हैं ये करने में। ओके, चलिए, तो ये रहा सजेशन आपके पोर्टफोलियो को लेकर। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के इस पर कुछ और क्वेश्चंस को करेंगे शामिल, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं योर मनी और आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए हमारे साथ आनंद राठी वेल्थ के डेप्यूटी सीईओ फिरोज अजीज बने हुए हैं। बात करते हैं कुछ और क्वेरीज की। एक सवाल लेते हैं, हमें ईमेल के थ्रू रोहित कपूर ने भेजा है देहरादून से। इनका सवाल है कि इनकी उम्र 42 इयर्स है, मंथली एसआईपी है इनकी 11,500 की और 10 लाख का इनका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो का वैल्यू है। घर के लिए 2.5 करोड़ का लक्ष्य है। होम लोन सही है या फिर निवेश बढ़ाएं, जानना चाहते हैं। और यूलिप के बारे में भी राय लेना चाहते हैं। यूलिप भी शायद इन्होंने खरीदी हुई है, तो पूछना चाहते हैं कि अगर 10 साल के लिए रखें यूलिप को तो क्या अच्छे रिटर्न्स बन पाएंगे या फिर नहीं। एग्जिस्टिंग फंड्स देखें तो डीएसपी मल्टी एसेट एलोकेशन में 3,000 पर मंथ, बड़े एसेट लार्जर मिड कैप में डाल रहे हैं 2,000 पर मंथ, 2,500 पर मंथ है डीएसपी एलएसएस टैक्स सेवर में और 2,000 ईच डाल रहे हैं एक्सिस एलएसएस टैक्स सेवर में और एचएसबीसी स्मॉल कैप में। बताइए फिरोज जी आपके सजेशंस। और जी के लिए मेरे सजेशंस होंगे कि ये अपनी 11,500 की एसआईपी जो कन्वेंशनल सजेशन है कि 15% से स्टेप अप करें, 15 साल में 2.2 करोड़ पे पहुंच सकते हैं। इनकी स्कीम पे मैं कहूंगा कि काफी सारी स्कीमों में तब्दीली की जरूरत है। डीएसपी मल्टी कैप मल्टी एसेट एलोकेशन फंड मैं होता तो ना खरीदता, एक्सिस एएलएसएस स्कीम नहीं, आईसीआईसीआई प्रूफ फोकस्ड इक्विटी उसको बदलना है। और 4 स्कीम्स ऐड कर सकते हैं, कोटक मल्टी कैप, एसबीआई कॉन्ट्रा, आईसीआईसीआई फोकस्ड इक्विटी। आईसीआईसीआई फोकस्ड इक्विटी तो आपने एग्जिट किया है तो उसको डीएसपी इक्विटी अपॉर्चुनिटी, सॉरी। तो ये 3 स्कीम ऐड करनी है, 3 स्कीम हटेगी और 2 स्कीम्स जो डीएसपी की टैक्स सेवर है और एचएसबीसी की स्मॉल कैप है उसको बरकरार रखें अपने पोर्टफोलियो में। ओके, और कितना एक्यूमुलेशन एक्सपेक्ट करें 15 इयर्स में? 2.2 करोड़ का एक्यूमुलेशन अगर 13% की रिटर्न की अगर उम्मीद करी जाए। और इनका दूसरा एक सवाल था दीपाली जी, मैं जो भूल गया आंसर करना, वो है यूलिप अच्छा होगा। मेरे हिसाब से यूलिप अच्छा नहीं होगा। जिंदगी में मैंने सिर्फ एक 25-50 हजार का यूलिप खरीदा था, उसका वो मेरा वर्स्ट प्रोडक्ट इन्वेस्टमेंट था। और यूलिप में जो लॉक-इन्स होती हैं, जो ट्रांजैक्शन मतलब जो टैग इंश्योरेंस की कॉस्ट होती है, वो अगर हमने 7,000 पॉलिसीज लोगों की एनालाइज की, 8 साल तक उन्होंने होल्ड करने के बावजूद 3.1% की रिटर्न आई है। क्योंकि उसमें जो चार्जेस होते हैं इतने स्टीप होते हैं कि पहले 8-10 साल तो वो चार्जेस को भरपाई करने में ही निकल जाते हैं। ऑफ कोर्स आईआरडीए ने काफी चीप किया है यूलिप को, बट आई थिंक म्यूचुअल फंड प्लस टर्म प्लान दोनों अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स एक बेटर कॉम्बिनेशन होंगे, मैथमेटिकली प्रूवेबल। ओके, चलिए, तो ये रह रही है आपके पोर्टफोलियो पर और आपके पूरे क्वेश्चन पर। चलिए पूछ लेते हैं फिरोज जी के टॉप 4 फंड्स। बताइए फिरोज जी, कौन से हैं आपके 4 फंड चॉइसेस? दीपाली जी, आईसीआईसीआई फोकस्ड इक्विटी, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप और डीएसपी इक्विटी अपॉर्चुनिटीज। ये 4 फंड्स, 4 अलग स्कीम, अलग कैटेगरी के, 4 अलग एएमसीज के, सब खरीदने के पैसे हों तो बहुत अच्छी बात है, ताकि एक ओवरऑल पोर्टफोलियो बन सके। और अगर पैसे ना हो तो आप एक ही स्कीम खरीद सकते हैं, तो आईसीआईसीआई फोकस्ड इक्विटी फंड्स खरीद सकते हैं। ओके, तो आईसीआईसीआई प्रूफ फोकस्ड इक्विटी, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप और डीएसपी इक्विटी अपॉर्चुनिटीज, ये रही फंड चॉइसेस 4 आपके लिए। अगर कंप्लीट पोर्टफोलियो बनाना चाहें तो इन चारों चॉइसेस के साथ आप जा सकते हैं और एक कोई पिक करना हो तो आईसीआईसीआई प्रूफ फोकस्ड इक्विटी आप पिक कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू फिरोज जी शो में आने के लिए, सभी क्वेरीज को आंसर करने के साथ साथ अपनी टॉप चॉइसेस भी शेयर करने के लिए। इसी के साथ योर मनी में तो इतना ही। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी है सीएनबीसी आवाज पर। नमस्कार।